गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोकसभा की शक्तियों एवं कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों में लोकसभा लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके गठन का आधार जनसंख्या है और लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। संसदीय व्यवस्था का यह निश्चित सिद्धांत है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है। भारतीय संविधान के द्वारा भी लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान की गई है। संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, लेकिन लोकसभा संसद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। अब लोकसभा की शक्तियां और कार्य क्या हैं, उनका अध्ययन हम निम्न रूप में कर सकते हैं। पहली शक्ति आती है लोकसभा की विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर्स। संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघ सूची, समवर्ती सूची, अपशेषी विषयों पर और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। यद्यपि संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की भी व्यवस्था है। और लोकसभा में सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से दुगनी से अधिक होने के कारण सामान्यतया इस विधेयक के भाग्य का फैसला लोकसभा की इच्छानुसार ही होता है। इस प्रकार कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा के पास ही है और राज्यसभा साधारण अवित्तीय विधेयक को 6 महीने तक रोके रखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है। अब अगला आता है वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द लोकसभा। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र में के संबंध में भी लोकसभा को अधिक शक्ति प्रदान की गई है और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत अधिक गौण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि उसे वित्त विधेयक की प्राप्ति की तिथि के 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि यदि वित्त विधेयक प्राप्त होने के बाद 14 दिन के अंदर राज्यसभा सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना वित्त विधेयक लोकसभा को न लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी मांग भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती हैं और इस प्रकार के समस्त व्यय की स्वीकृति देने का एकाधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है। एक अन्य शक्ति आती है लोकसभा की कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो।
संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में एवं सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। संसद सरकारी विधेयक अथवा गजट को स्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके अथवा किसी सरकारी विधेयक में कोई ऐसा संशोधन करके जिससे सरकार सहमत न हो अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है। वह काम रोको प्रस्ताव पास करके भी सरकारी नीति की गलतियों पर प्रकाश में ला सकती है या प्रकाश डाल सकती है। अंतिम रूप से लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद को उसके पद से भी हटा सकती है। एक अन्य शक्ति आती है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। जहां एक ओर लोकसभा को सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर संविधान में संशोधन और परिवर्तन करने का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन कार्य संसद के द्वारा ही किया जा सकता है और इसी अनुच्छेद में उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जिसे संविधान के संशोधन में अपनाना होता है। संविधान के संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उन्हें तभी पारित समझा जाएगा जबकि उन्हें संसद के दोनों सदनों से अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दिया गया हो। संविधान के अधिकांश प्रावधानों में अकेली संसद के द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। केवल कुछ ही प्रावधानों में संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो एक अन्य शक्ति आती है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है तथा वह उन्हें अपने पद से भी हटा सकती है। अब कुछ विविध कार्य भी हैं जो लोकसभा के द्वारा किए जाते हैं। लोकसभा कुछ अन्य कार्य भी करती है, इनके अलावा कुछ अन्य कार्य भी करती है जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगा सकती है। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का कार्य भी क्या है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही करती है। नंबर 2, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे तो वह इस प्रस्ताव का लोकसभा के द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध भी महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद स्वतः ही या स्वयं ही समाप्त मान ली जाती है। एक अन्य कार्य आता है यदि राष्ट्रपति सर्व क्षमा देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक है। लोकसभा की शक्तियों के इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। जनता का प्रतिनिधि सदन होने के कारण लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अंग है। व्यवहार की दृष्टि से यदि लोकसभा को संसद कह दिया जाए तो कोई भी अनुचित नहीं होगा। धन्यवाद।